हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एग्रीकोशाला। माई सेल्फ दिनेश। एंड दोस्तों, आज हम फिर से हाजिर हैं प्रैक्टिस एमसीक्यूज के साथ। वन क्वेश्चन मैनी कंसेप्ट पार्ट 3। ओके, सो लेट्स स्टार्ट टुडेज सेशन। सो क्वेश्चन 1 है दोस्तों, इन द क्लासिकल थियरी एन इंक्रीज इन मनी सप्लाई लीड्स टू डिक्रीज इन प्राइस लेवल, इंक्रीज इन सेविंग, इन्वेस्टमेंट, इंक्रीज इन प्राइस लेवल। तो दोस्तों क्लासिकल थियरी के बेसिकली बोला है कि मनी सप्लाई इंक्रीज होने से क्या इफेक्ट होगा। दोस्तों इसमें हमको खेलना पड़ेगा ऑप्शन के साथ। अगर आपको थोड़ा बहुत आइडिया होगा ना तो आप खेल जाओगे। मान के चलिए कि सेविंग और इन्वेस्टमेंट है, तो क्लासिकल थियरी क्या बोलते थे, ये होता है इंटरेस्ट के ऊपर, इंटरेस्ट रेट के बेसिस पे। तो इसमें कोई मनी सप्लाई का कोई हाथ नहीं होता, तो ये तो कैंसिल हो गए। हमारे पास बचे दो ऑप्शन, या तो डिक्रीज होगा या इंक्रीज होगा प्राइस लेवल। तो फ्रेडमैन जो क्वांटिटी थ्योरी है दोस्तों, उसमें क्या बोलते थे कि जो आपका जो फाइनल रिलेशनशिप आता है मनी सप्लाई और प्राइस लेवल के बीच का रिलेशन आता है कि P इक्वल्स टू FM। ठीक है, मीन्स P इज़ द फंक्शन ऑफ M। अगर वो भी डायरेक्ट रिलेशनशिप, P इज़ द प्राइस लेवल, कि प्राइस लेवल डायरेक्टली रिलेटेड टू द मनी सप्लाई इंक्रीज होगा, प्राइस लेवल भी इंक्रीज होगा। तो ऑप्शन डी इज़ द राइट आंसर फॉर क्वेश्चन 1। उसके बाद है दोस्तों क्वेश्चन 2, लॉ ऑफ डिमांड फेल्स फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग गुड्स, नॉर्मल, गिफन, वेबलन, बोथ B एंड C। सो लॉ ऑफ डिमांड को पता होना चाहिए कि डिमांड इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू प्राइस, यही है ना। तो नॉर्मल गुड्स को फॉलो करता है, बट गिफन गुड्स क्या बोलता है कि डिमांड अगर हम आपकी डिमांड डिक्रीज कब होगी, जब आपका प्राइस डिक्रीज हो जाएगा। और वेबलन गुड्स क्या बोलता है, डिमांड इंक्रीज कब होती है आपकी, जब आपका प्राइस अच्छा खासा होता है, हाईएस्ट टाइप होते हैं, अच्छा खासा इंक्रीज हो रखता है। तो ये तो एंटी पार्टी हो गए दोस्तों लॉ ऑफ डिमांड के। तो लॉ ऑफ डिमांड के एंटी पार्टी हो गए, तो बोथ B एंड C डोंट फॉलोज द लॉ ऑफ डिमांड। सो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। ओके, फिर आता है इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम। इन्होंने बोला है कि इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम निकालना है, और हमारे पास सेविंग और इन्वेस्टमेंट का फंक्शन दिया हुआ है। तो दोस्तों इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम में क्या होगा, सेविंग इक्वल्स टू इन्वेस्टमेंट होगा। तो सेविंग इक्वल्स टू इन्वेस्टमेंट करने के लिए हमको क्या होगा, ये सिंपल है कि ऑप्शंस को जो इक्वेशंस हैं उनको इक्वेट कर दिया जाए कि -100 प्लस 0.2y इक्वल्स टू -30 प्लस 0.1y। ओके, सो अब क्या होगा, y जिनके साथ y है, y इज़ द इक्वल इनकम। तो y जो टर्म के साथ हैं उनको एक साइड रखा जाएगा, विदाउट वाली टर्म को एक साइड रखा जाएगा। तो 0.2y माइनस 0.1y, ये है -30 है दोस्तों। इधर चला जाएगा तो प्लस में आ जाएगा। तो यहाँ से हमारे पास निकल के आया कि 70 और 0.1y। अब इसको आप सोल्व करोगे कि 0.1y इक्वल्स टू 70, तो y इक्वल्स टू 700, राइट। सो आंसर इज डी। सो क्वेश्चन 3 का दोस्तों इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम पे क्वेश्चन 3 का है आंसर डी, 700 इज द राइट आंसर। ठीक है, उसके बाद है डिमांड फॉर द लेबर इज अ डिराइव डिमांड बिकॉज इट डिपेंड्स अपॉन। तो दोस्तों डिराइव डिमांड क्या होता है, ये पता होना चाहिए आपको। और ऑप्शंस में क्या है दोस्तों कि डिमांड फॉर गुड्स एंड सर्विस डेट लेबर हेल्प्स टू प्रोड्यूस, या फिर डिग्री ऑफ सब्स्टिट्यूशन बिटवीन लेबर एंड अदर फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, या फिर इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड फॉर लेबर एंड डिमांड फॉर अदर फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। सो क्वेश्चन 4 बोल रहा है कि डिराइव डिमांड। तो डिराइव डिमांड क्या होता है दोस्तों, किसी भी फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन की अगर डिराइव डिमांड पता करना हो या वो डिराइव डिमांड है या नहीं, तो दोस्तों मान के चलिए जो फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन से आप जो गुड्स एंड सर्विस प्रोड्यूस करोगे ना, उसकी जो आप कंजप्शन या आपकी डिमांड इंक्रीज होने से आपकी जो फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन है इसके भी कंजप्शन या डिमांड इंक्रीज हो जाती है, यही होती है दोस्तों डिराइव डिमांड। और अगर डिक्रीज होगी तो ये भी डिक्रीज होगी। तो इसको बोलते हैं कि भाई अगर फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन की डिमांड आपके जो प्रोडक्ट हैं उसकी डिमांड हाई जा रही है, तो उसके हिसाब से फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन की डिमांड भी हाई हो जाएगी। इसको बोलेंगे डिराइव डिमांड। तो ऐसा कुछ ऑप्शंस में है, यस। अगर दोस्तों डिमांड फॉर गुड्स एंड सर्विस डेट लेबर हेल्प्स टू प्रोड्यूस increase or decrease, so demand for labor also adjust or increase or decrease accordingly. That's why that demand for labor is called derived demand. Okay, सो क्वेश्चन 4 का है दोस्तों ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। सो क्वेश्चन 5 दोस्तों, इफ डिमांड फॉर मनी इज परफेक्टली इंटरेस्ट इन इलास्टिक, तो LM शेड्यूल क्या होगा, अपवर्ड, डाउनवर्ड, हॉरिजेंटल लाइन, वर्टिकल लाइन। सो दोस्तों अब हमको निकालना है LM शेड्यूल, तो उसके लिए होता है फॉर्मूला KY माइनस
HI, ठीक है। ये होता है स्लोप फैक्टर होते हैं दोस्तों, ठीक है। स्लोप फैक्टर में ये होता है इंटरेस्ट है, ये इनकम है, और ये H है दोस्तों, ये है इंटरेस्ट इलास्टिसिटी है, और K है, ये है इनकम इलास्टिसिटी है, ठीक है। तो इसमें क्या बोला गया कि आपको जो इंटरेस्ट इलास्टिसिटी है ना दोस्तों, ये अगर जीरो हो जाए, ठीक है, अगर आपका जो H है वो जीरो हो जाए दोस्तों, H जीरो होने से क्या हो गया कि आपका जो कर्व है ना दोस्तों वो वर्टिकल हो जाएगा। ये डायरेक्ट क्वेश्चन है दोस्तों, आता है। और अगर आपका जो इनकम इलास्टिसिटी वो अगर जीरो हो जाए तो आपका जो कर्व है वो परफेक्ट जो आपका हॉरिजॉन्टल हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे पूछा क्या गया है दोस्तों, इंटरेस्ट इलास्टिसिटी अगर जीरो हो जाए तो आपका कर्व वर्टिकल हो जाता है। सो क्वेश्चन 5 का आंसर है दोस्तों, आंसर डी इज द, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, ठीक है। उसके बाद चलते हैं दोस्तों क्वेश्चन 6 की तरफ। वो बोलता है कि इंडिफरेंस कर्व आर यूजुअली कन्वेक्स, कनकेव, एल शेप्ड, वर्टिकल। तो इंडिफरेंस कर्व क्या होता है, फर्स्ट ऑफ ऑल कि जो ये कॉम्बिनेशन होते हैं दोस्तों किसका, गुड्स एक्स और गुड्स वाई का, जो आपको सेम लेवल ऑफ आपको यूटिलिटी प्रदान करते हैं, सेटिस्फेक्शन देते हैं। तो इन जनरल जो इंडिफरेंस कर्व होते हैं दोस्तों वो होते हैं कन्वेक्स टू द ओरिजिन, लाइक दिस, ठीक है, इन जनरल। बट दे कैन बी चेंज, लाइक एल शेप दोस्तों होता है कॉम्प्लीमेंट्स का, होता है परफेक्ट कॉम्प्लीमेंट्स का, और स्ट्रेट लाइन होता है, डाउनवर्ड लाइन होता है, ऐसा कुछ होता है दोस्तों, वो होते हैं परफेक्ट सब्स्टिट्यूट होते हैं, ठीक है। तो बट इन क्वेश्चन 6 में पूछे कि नॉर्मली क्या और यूजुअली क्या होता है इंडिफरेंस करो, तो वो होते दोस्तों कन्वेक्स टू द ओरिजिन और कन्वेक्स शेप होता है। सो क्वेश्चन 6 का आंसर है ए, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। फिर आता है दोस्तों विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज फॉर। दोस्तों ये थोड़ा ट्रिकी क्वेश्चन है, ठीक है, मैंने जानबूझ के रखा, मान के चलिए या जानबूझ के किया है, तो आप देखिए आप पढ़ेंगे, क्योंकि इसमें जो कंसेप्ट है वो थोड़ा डिफिकल्ट लगेगा, बट सिंपल है, बट थोड़ा डिफिकल्ट लगेगा। बिफोर गोइंग डैट हमको क्या देखना है इसमें कि क्या बात की गई, इसमें बात की गई आईएस कर्व की फ्लैटर की या स्टिपर की या पोजीशन ऑफ एलएम या एलएम फ्लैटर, ठीक है। तो पहले हम आईएस कर्व की बात करें तो आईएस कर्व अगर दोस्तों फ्लैट हो रहा है ना, अगर मैं अपने आपको लेक्चर में बोला था कि आईएस कर्व अगर फ्लैट होगा, ठीक है, तो उसके जो आपकी पहली बात तो 1 - b/d, डी इज़ द इंटरेस्ट इलास्टिसिटी। फॉर स्लोप के लिए हम क्या करते हैं आईएस के लिए, तो इंटरेस्ट इलास्टिसिटी मतलब कि अगर दोस्तों सीधी सी बात है, जितना फ्लैट स्लोप होगा ना उसकी इलास्टिसिटी उतनी ज़्यादा होगी, तो उसकी जो आपकी इंटरेस्ट इलास्टिसिटी है ना दोस्तों, ठीक है, इंटरेस्ट डी इज़ द इंटरेस्ट इलास्टिसिटी, तो वो उतनी ही ज़्यादा होगी कब, जब फ्लैट होगा। और एमपीएस ये 1 - b का दोस्तों एमपीएस मार्जिन प्रोपेंसिटी ऑफ सेविंग उतना ही कम होगा जब फ्लैट होगा, मीन्स ज़्यादा इलास्टिसिटी होगी तब जाके कम आपकी एमपीएस होगा। तो ठीक है, यहाँ से हमको पता लग गया कि इलास्टिसिटी ज़्यादा होनी चाहिए तब जाके हमारा कर्व फ्लैट होता है, ठीक है। यहाँ पे क्या बोल दी कि लोअर द इंटरेस्ट रेजिस्टिविटी, और रेजिस्टिविटी होती है दोस्तों अपोजिट ऑफ क्या होता है, इलास्टिसिटी होती है। जितनी ज़्यादा इलास्टिसिटी उतना ही कम रेजिस्टिविटी, ठीक है, और जितना ज़्यादा रेजिस्टिविटी उतना ही कम आपकी इलास्टिसिटी। तो इन्होंने क्या बोला कि लोअर द इंटरेस्ट रेजिस्टिविटी, मतलब कि आपकी जो इलास्टिसिटी है वो हाई है, ठीक है, तो फ्लैट होना चाहिए, यस फ्लैट है, ये तो पार्ट ठीक हो गया। अब व्हाट अबाउट द लोअर लेवल ऑफ कीनेसियन मल्टीप्लायर। अब हम कीनेसियन मल्टीप्लायर को एसोसिएट कैसे करें दोस्तों, फ्लैट होने के लिए 1 - b यानी कि एमपीएस हमारे पास क्या होना पड़ेगा, लो होना पड़ेगा। तो लो होना, अगर इसकी लो क्वांटिटी है, लो वैल्यू है, तो उसके लिए क्या दोस्तों बी को, जो बी इज़ द एमपीसी है दोस्तों, ठीक है, एमपीसी है, ठीक है, बी इज़ द एमपीसी। तो एमपीसी की वैल्यू को अगर हम हाई करेंगे तभी तो आपकी जो 1 - b की वैल्यू वो लो हो जाएगी। अगर एमपीसी की वैल्यू अगर हाई होगी, अगर बी की वैल्यू हाई होगी, और दोस्तों हमको पता है जो कीनेसियन मल्टीप्लायर है बी के साथ ही इंक्रीज भी हो जाएगा। अगर बी की वैल्यू हाई है और कीनेसियन मल्टीप्लायर भी आपका हाई हो जाएगा, तो यहाँ पे बोला गया कि लोअर द वैल्यू ऑफ कीनेसियन मल्टीप्लायर, नहीं दोस्तों, इसका मतलब है कि हाइयर वैल्यू होगी क्योंकि एमपीसी यहाँ पे ज़्यादा होगा। तो दोस्तों फर्स्ट स्टेटमेंट इज रॉन्ग। तो सिमिलरली सेकंड स्टेटमेंट अगर स्टिपर बोला गया है दोस्तों, तो स्टिपर बोला गया है तो मान के आपकी जो इलास्टिसिटी है वो कम होगी, पर यहाँ पे क्या बोला गया है कि लोअर द इंटरेस्ट रेजिस्टिवनेस। यहाँ पे क्या बोला कि लोअर द इंटरेस्ट रेजिस्टिवनेस, मतलब कि आपका ज़्यादा ही इलास्टिसिटी है, मोर इलास्टिक है। तो मोर इलास्टिक है और स्टिपर है, ये तो आपस में कोई कंबाइन ही नहीं हुआ, तो विदाउट एनी गोइंग फर्दर डिटेल ये भी हमने कैंसिल आउट कर दिया। तो दो फॉल्स हो गई दोस्तों, ठीक है। थर्ड है कि जो
पोजीशन ऑफ LM कर्व डिपेंड्स नेगेटिवली ऑन द प्राइस लेवल एंड रजिस्टिविटी ऑफ मनी डिमांड टू चेंज इन इनकम। मीन्स आपकी जो इनकम से आपके मनी डिमांड के चेंज होने की जो रजिस्टिविटी है, मतलब अपोजिट ऑफ इलास्टिसिटी है, उसके ऊपर डिपेंड करेगा। दोस्तों पोजीशन फैक्टर होता है, एक होता है स्लोप फैक्टर। जो स्लोप फैक्टर होते हैं ना, उसमें आते हैं, मैंने अभी आपको लास्ट क्वेश्चन में कराया था कि जो इनकम इलास्टिसिटी है या इंटरेस्ट इलास्टिसिटी है, ये डिपेंड करेगा। व्हाट अबाउट द पोजीशन? पोजीशन में आपका आता है दोस्तों मनी सप्लाई, और जो इफेक्ट करता है प्राइस लेवल को, ठीक है। तो यहाँ पे क्या बोला कि यहाँ पे रजिस्टिविटी के ऊपर बता दिया कि LM कर्व की पोजीशन रजिस्टिविटी के ऊपर डिपेंड करता है। नहीं दोस्तों, LM कर्व की जो पोजीशन है वो डिपेंड करेगी आपकी मनी सप्लाई के ऊपर, ठीक है। और रजिस्टिविटी के और ये इलास्टिसिटी के ऊपर क्या डिपेंड करेगा? आपका जो स्लोप है वो स्टीप हो गया या फ्लैट होगा। तो ये भी कैंसिल आउट हो गया दोस्तों। 3 दोस्तों आप कैंसिल आउट होगी, ठीक है। अब फोर्थ क्या दोस्तों? LM कर्व इज फ्लैटर। फ्लैट अगर दोस्तों आपको LM कर्व चाहिए तो सबसे पहले तो अगर आपको फ्लैट LM कर्व चाहिए तो मतलब आप नियरली हॉरिजॉन्टल होना चाहिए। तो उस केस में क्या होता है दोस्तों? अगर आपको प्योरली हॉरिजॉन्टल चाहिए होता है, उस हिसाब से लगाएं, तो उसमें क्या होता है दोस्तों? आपका जो H होता है ना दोस्तों, वो इनफाइनाइट होता है, और दोस्तों K होता है दोस्तों, वो आपका 0 के आसपास होता है। H होता है दोस्तों आपकी जो इंटरेस्ट आपके जो होते हैं इंटरेस्ट इलास्टिसिटी है, और K है वो आपका इनकम इलास्टिसिटी है, ठीक है। तो K इज़ द इनकम इलास्टिसिटी एंड H इज़ द आपका इंटरेस्ट इलास्टिसिटी। तो फ्लैट होने के लिए आपका जो K है उसकी वैल्यू 0 मतलब नियरली कम होनी चाहिए, और H की वैल्यू हाई होनी चाहिए। तो इन्होंने बोले कि लार्जर द इंटरेस्ट रजिस्टिवनेस मीन आपकी जो इलास्टिसिटी है, इंटरेस्ट इलास्टिसिटी है, वो कम है, डिक्रीज्ड है। एंड लोअर द इनकम रजिस्टिवनेस ऑफ मनी डिमांड, माने कि आपकी जो इनकम रजिस्टिवनेस मतलब कि जो यहाँ पे आपकी जो इलास्टिसिटी है वो ज़्यादा है। तो ये तो उल्टा हो गया। इन दैट केस आपका नियरली वर्टिकल की तरफ आपका जो LM कर्व है वो शिफ्ट होगा। तो यहाँ पे दोस्तों उल्टा कर दिया, क्योंकि यहाँ पे इन्होंने बोल दिया कि जो आपकी इंटरेस्ट जो इलास्टिसिटी है वो कम है, और जो इनकम इलास्टिसिटी है वो ज़्यादा होगी, क्योंकि रजिस्टिविटी का अपोजिट होता है इलास्टिसिटी, ठीक है। तो ये भी गलत हो गया। सो दोस्तों A, B, C, D ये सब गलत है। इसलिए मैंने बोला कि थोड़ा ट्रिकी क्वेश्चन है, मैंने आपको कंसेप्चुअल बेस समझाने के लिए ये क्वेश्चन डाला है, ठीक है। सो क्वेश्चन 7 का ऑल आर फॉल्स, ओके। देन आता है दोस्तों क्वेश्चन 8 का आता है दोस्तों कि मोनोपोली के रिगार्डिंग कौन सी स्टेटमेंट ट्रू है, ठीक है। फर्म आर द नो प्रॉफिट एंड नो लॉस सिचुएशन एंड देयर इज नो एंट्री और एग्जिट ऑफ द फर्म। दोस्तों आपको पता है कि जो मोनोपोली है वो प्रॉफिट ओरिएंटेड होता है, तो ये तो गलती हो गया, ठीक है। देयर इज नो एंट्री एंड एग्जिट बिकॉज ट्रेड बैरियर्स होते हैं या आपकी जो मार्केट बैरियर्स है वो तो हाई होते हैं, तो देयर इज नो फ्री एंट्री और एग्जिट इन द मार्केट ऑफ द फर्म। तो फर्म इजिली ना तो एग्जिट कर सकती है ना एंट्री कर सकती है, तो इसलिए ओनली ऑप्शन बी इज द ट्रू। सो क्वेश्चन 8 का आंसर है दोस्तों ऑप्शन बी, ओनली बी इज द ट्रू आंसर, ओके। सो 8 का आंसर हो गया बी, ओके। सो 9th का हो गया दोस्तों एक्सेलेटर। एक्सेलेटर का बेसिकली किसने दिया था दोस्तों? पहली बात तो क्लार्क ने दिया था, ठीक है। क्लार्क ने क्या बोला था कि जो आपकी जो इनकम के चेंज होने की वजह से जो आपका इन्वेस्टमेंट में चेंज होता है ना, जो आपकी जो इनकम में चेंज होने की वजह से जो आपका इन्वेस्टमेंट में चेंज हो जाता है वही आपका एक्सेलेरेटर होता है। तो आपका जो बता दोस्तों जो इन्वेस्टमेंट है वो इनकम के ऊपर डिपेंड होगी, तो उसको क्या बोलेंगे हम? इंड्यूस्ड इन्वेस्टमेंट, क्योंकि ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट तो इनकम से इंडिपेंडेंट होती है। तो ऐसा कुछ है यहाँ पे इन दो ऑप्शन में देखते हैं दोस्तों। एक्सेलेरेटर इज मोस्ट क्लोजली रिलेटेड टू इंटरेस्ट रेट, इन्वेंट्रीज, आइडियल कैपेसिटी, इंड्यूस्ड इन्वेस्टमेंट। तो हमको मिल गया ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, ओके। सो क्वेश्चन 10th है दोस्तों, व्हेन MC इक्वल्स टू AC, MC इक्वल्स टू AC इज द स्लोप ऑफ AC विल बी। दोस्तों स्लोप निकालना है, ठीक है। हमको पता है कि जब ये होता है AC कर्व और ये होता है MC कर्व, ठीक है। तो यहाँ पे स्लोप पॉजिटिव, नेगेटिव, 0, इन्फिनिट। दोस्तों यहाँ पे दिया कि MC इक्वल्स टू AC है यहाँ पे, तो AC का स्लोप क्या है दोस्तों? यहाँ पे तो दोस्तों नेगेटिव स्लोप होता है, यहाँ पे पॉजिटिव होता है। पॉजिटिव कब होता है? आफ्टर इंटरसेक्शन। और नेगेटिव कब होता है स्लोप दोस्तों AC का? बिफोर इंटरसेक्शन। और ऑन इंटरसेक्शन क्या होता है दोस्तों? मिनिमम लेवल पे होती है। तो मिनिमम लेवल पे होती है दोस्तों, हमको क्या निकालना है? स्लोप निकालना है। तो स्लोप निकालना है दोस्तों, अगर यहाँ पे अगर टेंजेंट लाइन डालें, अगर यहाँ से इस हिसाब से देखें तो स्लोप क्या होता है दोस्तों? चेंज होता है, ठीक है। चेंज इन वाई इंटू चेंज इन एक्स। यहाँ पे ऐसा कोई चेंज हो नहीं रहा है क्योंकि स्ट्रेट लाइन है, ठीक है। यहाँ पे कांस्टेंट नियरली कांस्टेंट वैल्यू आ गई, तो
चेंज इन वाई नहीं हो रहा है दोस्तों, चेंज इन वाई नीली कॉन्स्टेंट आ गया, तो उससे क्या होगा दोस्तों, यहाँ पे 0, स्लोप इज 0। तो क्वेश्चन 10th का है आंसर सी, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर फॉर क्वेश्चन 10, दैट इज 0। सो स्लोप ऑफ द AC विल बी 0। एंड ये था दोस्तों आज का, और थैंक यू वेरी मच, स्टे ट्यून विद अस दोस्तों। एंड प्लीज़ दोस्तों आपके फीडबैक की वी नीड रिक्वायर, बिकॉज आप फीडबैक दोगे हमको भी अच्छा लगेगा, वी विल मेक मोर वीडियोस। एंड थैंक यू वेरी मच, स्टे ट्यून विद अस, लाइक, सब्सक्राइब एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन टू दोस्तों। थैंक यू वेरी मच।